हेलो देयर। कैसे हैं आप? सर एकदम मस्त, फाइन। बढ़िया। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। आप अपना नाम बताइए, अपने बिजनेस का नाम बताइए और आप क्या करते हो बताइए, सो दैट ऑडियंस को समझ में आए कौन है आप, आपके साथ पहचानो। Sure, sir. I am Divyang. My name is Divyang Natali, and I am from Gujarat, Surat. And I am an optician. मेरा optical retail stores और मैं मेरे 200 है और भी कर रहा हूँ। मैनेज मीन्स इंटरसेंस कि मुझे मेरा स्टोर सब मैनेजर और स्टाफ के ऊपर रन हो रहा है और मुझे इंडिविजुअली कैसे बिजनेस को बाहर से लाना है और नेक्स्ट लेवल पे क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ अभी। ओके, तो बीच में थोड़ा आपका नेटवर्क थोड़ा सा हिल गया था, तो आई कुड नॉट हियर यू वेल। पर आपने जो बताया आपका ऑप्टिकल रिटेल स्टोर है सूरत में, ओके एम आई राइट? यस सर। ओके, तो ऑप्टिकल रिटेल स्टोर है। आप बता रहे हो कि आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं, मैनेजर है, जो स्टाफ है, उसके भरोसे पे आपका स्टोर चल रहा है, एम आई राइट? यस सर। ओके, और अब आप चाहते हो कि अब मैं आगे क्या करूं या आगे कैसे बढ़ूं यहाँ से? यस दिव्यांग, आप सेटल हो जाइए सर, बिकॉज वेट मैं थोड़ा नेटवर्क वाले इश्यू एरिया में ही चला जाता हूँ। ओके ओके सर, वेट थोड़ा नेटवर्क इश्यू है ना इसके लिए सर। नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर, नाउ क्लियर सर। हाँ, तो ओके फाइन। दिव्यांग, मैंने क्या सुना कि आप ऑप्टिकल स्टोर चलाते हैं यस सर। और ऑप्टिकल स्टोर में आपके जो मैनेजर्स हैं, आपका जो स्टाफ है, उसके बेसिस पे, उनकी हेल्प से आपका बिजनेस चल जाता है। ऑपरेशनली आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है। यस सर। आप धंधा लाने के लिए काम करते हो, एम आई राइट? यस सर। वंडरफुल। आपके ऑप्टिकल स्टोर में क्या क्या बिकता है? आई एम श्योर स्पेक्स और लेंसेज, बट इफ यू हैव ब्रांड्स वगैरह कुछ है तो आप बता सकते श्योर, हाँ हाँ सर, मैं स्पेक्टिकल फ्रेम, स्पेक्टिकल्स, लेंसेज, सनग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंस और ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट हर एक ब्रांड मीन्स मेरे यहाँ सर लोकल से लेके इंटरनेशनल हर एक ब्रांड है। अगर 300-350 से स्टार्टिंग करूँ तो मेरे उससे लेके 30-40,000 तक के फ्रेम और सनग्लासेस मेरे यहाँ अवेलेबल है सर। हो। ओके, थैंक यू वेरी मच दिव्यांग। अच्छा लगा आपका बिजनेस मुझे सुन के। मेरे पास ऑलरेडी रिकमेंडेशन है, पर मैं अपने आप को रोक रहा हूँ। क्या चैलेंज है आप जो आज डिस्कस करना चाहते हो? ओके सर, अभी मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक बताऊं तो ऑलरेडी मेरे जो 3 स्टोर है उसमें मेरा 97 से जो स्टोर चल रहा है वो मेरा ऑन स्टोर है, खुद का है। दूसरा एक सिटी लाइट के अंदर यानी सूरत में एक अदर ब्रांच चल रहा है जो ऑलमोस्ट 4 ईयर हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है वो स्टोर के अंदर। और एक स्टोर मैंने सूरत में चालू किया था जो मुझे समहाउ रेंट इश्यू और उसके हिसाब से बंद करना पड़ा, फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया है। और अगेन बड़ौदा में जो मेरा स्टोर है वो बड़ौदा का स्टोर भी मेरा जो है वो पार्टनरशिप में स्टोर है। वो पहले हमने रेंट से लेके शुरू किया था और अभी हमने वो स्टोर परचेस कर लिया है पार्टनरशिप में ही। और बड़ौदा में भी एक स्टोर ओपन किया था, वो हमने समहाउ नहीं चला, इसके लिए क्लोज करना पड़ा। और अहमदाबाद में एक हमने फ्रेंचाइजी दिया था दिव्यांग ऑप्टिकल्स के नाम से, जो भी समहाउ रन नहीं हुआ और हमें वो वापस खींचना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो अभी मेरा जो एक इश्यू है, प्रॉब्लम जो है वो तो एक तो वो जो रेंटेड स्टोर है उसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा कि मेरा ऑलरेडी वेबसाइट है लेकिन मैं उसके ऊपर सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट है मेरा, ब्रांड और वो प्रमोट करने के लिए वहाँ सेल नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अभी मुझे वहां से ऑनलाइन बिजनेस सेल स्टार्ट करना चाहिए या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ में मर्ज करके पहले वहां से अपना बिजनेस पुटअप करूँ, उसके बाद में इसके ऊपर जाऊं। और थर्ड थिंग्स के अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा मैंने अभी ये जो मेरा बड़ौदा का स्टोर है उसका ऑलमोस्ट अभी 1 लाख का ईएमआई जा रहा है पर मंथ।
और अभी मैंने सूरत में एक नया स्टोर परचेस कर लिया है जो ऑलमोस्ट अभी बिल्ड होके कंप्लीट हो चुका है। उसका भी लोन पास हो चुका है और उसका भी ऑलमोस्ट 1,30,000 जितना मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ। अभी मैंने वो स्टोर चालू नहीं किया है बिकॉज ऑफ अभी वो विद इन अ मंथ वो कंस्ट्रक्ट होकर रेडी होगा। तो अभी मुझे वो स्टोर चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं उसको रेंट पे दे दूं किसी और बिजनेस या किसी और के लिए, ये मेरा एक चैलेंजेस है। और मैं अगर मैंने एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बजट सेगमेंट में रेडी किया हुआ है, तो वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल मुझे अलग नाम से करना चाहिए, ये नाम से आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा थोड़ा चैलेंजेस है जो कंफ्यूजिंग है। ओके दिव्यांग, आपका ऑनेस्टली ना एक ही चैलेंज है, ओके। और ये एक चैलेंज को रिजॉल्व नहीं होने के वजह से आपके दूसरे चैलेंजेस, मतलब वो एक ही चैलेंज, एक ही प्रॉब्लम को ढंग से हैंडल नहीं करने की वजह से उसके इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर बदन में वायरस हो, कोरोना वाला नहीं, दूसरा रेगुलर फ्लू वाला वायरस हो, तो क्या होता है, बुखार भी आता है, सर्दी भी होता है, बदन भी दर्द करता है। तो हम बोलते हैं हमको तीन प्रॉब्लम है, बुखार भी आ रहा है, बदन भी दर्द कर रहा है। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, और वो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा। बट दिव्यांग, वो आंसर मैं बहुत सारे लोगों को दे चुका हूँ, बट पता नहीं क्यों लोगों को समझने को बहुत टाइम लगता है वो प्रॉब्लम को। तो हाँ, आंसर देने के बदले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, हाँ पूछूं? सर। और सर मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर्स भी किया था जब आप सूरत में आपने आए थे ना, अवध में आशीष भाई के अंडर में आपने किया था। तो वहां पे भी मैंने ये चीज बताई होगी। पर अभी मैं फिर से आपको सवाल सवाल पूछूंगा दिव्यांग। मेरे को बताओ, जब आप बर्गर सोचते हो तो कौन सा ब्रांड दिमाग में आता है? ओके, बर्गर किंग। बर्गर किंग आता है। अगर आप पिज्जा सोचते हो तो कौन सा ब्रांड दिमाग में आता है? डोमिनोज। जब भी आप कॉफी सोचते हो तो कौन सा ब्रांड दिमाग में आता है? सीसीडी। सीसीडी। अब मैकडोनल्ड्स के अंदर भी कॉफी मिलती है, तो मैकडोनल्ड्स क्यों नहीं आया दिमाग में? उसका स्पेशलिटी नहीं है इसके लिए। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि ओके। जितना ज्यादा स्पेशलिटी होगा उतना ज्यादा लोग आपको याद रखेंगे, करेक्ट और नो? यस। बर्गर बेचना सूरत के अंदर रेकड़ी पे भी बिकता है, करेक्ट है कि नहीं है? हाँ सर। पर आपने रेकड़ी का नाम तो लिया नहीं। बराबर। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो रेकड़ी एक ही है, और वो रेकड़ी बर्गर के साथ दूसरी 250 आइटम बेचती है। ओके। तो जब मैं वो कंपनी के बारे में सोचूं तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए। ओके। करेक्ट और नॉट करेक्ट? राइट राइट। करेक्ट। अभी दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत सारे स्टोर खोले और बहुत सारे स्टोर बंद कर दिए। हाँ। आप कभी जारा में कपड़े लेने गए हो? नहीं गया नहीं हूँ, लेकिन नाम मालूम है सही उसका सब भी। मालूम है ना? जारा के शॉप्स जो होते हैं आपको कहाँ दिखते हैं? वो मेट्रो सिटी में, और एक ही होता है वो जो भी होता है वो जहाँ पर भी। कहाँ कहाँ होता है मेट्रो सिटी मॉल्स में, में। कहाँ? मॉल्स में। मॉल्स में होता है। आप बम्बई आए हो कभी? हाँ। बम्बई में बोरीवली में इंद्रप्रस्थ करके स्टेशन के पास मॉल है, आप गए हो कभी? गया हूँ वहाँ पर भी, हाँ। वहां पे जारा आएगा? नहीं आएगा वहाँ पर। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ वहाँ वो ब्रांड और उसका पीपल आने वाले ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं है वहाँ पर वो टेस्ट का। इसका मतलब क्या हुआ? अपने ब्रांड के हिसाब से हमें वहाँ जाके प्रमोट करना चाहिए वो एरिया में। करेक्ट। अभी जब आपने ये स्टोर खोले, जहां पे भी खोले, वहां पे आपने क्या रिसर्च की थी ये जानने के लिए कि वहां पे वैसी पब्लिक है कि नहीं है? ओके। एक्चुअली वहाँ पर पब्लिक, मास पब्लिक फुटफॉल, और वही सर्वे किया था जो भी है वो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ आपका सर्वे गलत क्यों होता है। क्योंकि आपके पास जो रेंज है, वो रेंज क्या है? हाँ। कितने रुपए से कितने रुपए तक के स्पेक्स हैं? ऑलमोस्ट अगर टिकट वैल्यू की बात करना, टिकट वैल्यू की तो एवरी स्टोर टिकट वैल्यू 1500 से लेके 200 का एवरेज आता है हर एक स्टोर का, कंक्लूड करूँ तो अगर। नहीं, एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो आइटम है ना, हाँ। जो भी आप, वो आइटम कितने से लेके कितने रुपए तक की आइटम है आपके पास? ओके, मैं यानी 300 से सेलिंग स्टार्टिंग रेंज है और 35,000 तक की है मेरे पास। बराबर है। अभी आप गाड़ी लेने जा रहे हो, ओके, गाड़ी के शोरूम में गाड़ी वाला साइकिल भी बेच रहा है, हाथ गाड़ी भी बेच रहा है, और मर्सिडीज भी रखी है। ओके। आपको लेनी है मर्सिडीज, आप हम्म। उसके पास से लोगे क्या? नहीं। तो फिर आप जब इतनी छोटी वाली फ्रेम रख रहे हो तो बड़ी वाली फ्रेम रहने की जिसकी औकात है वो आपके शोरूम में क्यों आएगा?
और जो बड़ा वाला अगर आ गया तो उसको देख के छोटा वाला आएगा क्या? मर्सिडीज के शोरूम में कभी देखा है किसी को अंदर जाते हुए जिसके पास मारुति है? वो इंसान पहले से ही घबराता है, अरे ये मेरे लिए नहीं है। करेक्ट है कि नहीं है? करेक्ट। कि यहाँ पे मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी तो औकात नहीं है, मेरे को कुछ आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया तो मैं बराबर। रोल्स रॉयस के शोरूम में कैसे जाऊं, क्योंकि वो तो रोल्स रॉयस का शोरूम है, मेरी तो उतनी औकात नहीं है। करेक्ट है कि नहीं है? एक ही करेक्ट। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आप कौन से बिजनेस में हो। आप लग्जरी फ्रेम्स के बिजनेस में हो, आप बीच वाले फ्रेम के बिजनेस में हो, मतलब मिडिल क्लास जो खरीदता है, या आप चीप फ्रेम्स के बिजनेस में हो, ओके। या आप चीप लेंस के बिजनेस में हो, मिडिल क्लास जो लेंस लेता है वो बिजनेस में हो, या एकदम हाई क्लास वाले जो रेंज देते हैं वो बिजनेस में हो। ओके फाइन। देखो, अगर आप सब बेचोगे ना तो आप मैकडोनल्ड्स कभी नहीं बन पाओगे। हाँ, इक्का दुक्का इधर उधर सक्सेस मिल जाएगा, पर आप वो सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहां सक्सेस मिला है वहां क्यों मिला है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इधर किसी और वजह से सक्सेस हो गए, वहां कहीं और वजह से सक्सेस हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि हम चांस ले रहे हैं, हम नसीब पे खेल रहे हैं। ओके। तो इसका एक ही आंसर है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। ओके, एक ऐसा प्रोडक्ट जो चीप प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है। दूसरा ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तीसरा ऐसा जो ये दोनों के बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये तीनों कैटेगरी में लेने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं और कैसे हैं। अब जब मैं बोल रहा हूँ कितने हैं और कैसे हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमारा बिजनेस ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में आप क्या करते होंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, ऑनलाइन मीन्स फेसबुक और वो सब पे। फुटफॉल लेके आने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। फुटबॉल लेके आने के लिए ऑफर्स बेस्ड जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो करते हैं सर। हाँ, वो कहाँ करते हो? लोकल मार्केट। मतलब मीन्स होर्डिंग्स लगाते हो? नहीं, होर्डिंग्स नहीं, जो लिफलेटिंग होता है वो, एसएमएस फ्लोट करते हैं वो। करेक्ट। अभी ये ऑफर होती है, मेरे को एक ऑफर बताओ, कैसी ऑफर है? एक ऑफर कोई भी पढ़ो। ओके, बाय वन गेट वन फ्री। बराबर है। अब जब ये ऑफर इंसान सुनता है, अगर मैं आपको बोलूं बाय वन गेट वन फ्री टी शर्ट, तो आप ये ऑफर सुन के क्या सोच के लेने को आओगे? आप लेने को क्यों आओगे? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है इसके लिए, या एक के साथ एक फुकट मिल रहा है इसके लिए आओगे आप? फ्री मिलता है इसके लिए। करेक्ट है। अभी जो भी बंदा मर्सिडीज लेने आता है वो बाय वन गेट वन फ्री सोच के आता है क्या? नहीं। नहीं आता है, राइट? तो आप उन्हीं लोगों को बुला रहे हो जो बाय वन गेट वन फ्री में इंटरेस्टेड है आपके ऑफर के थ्रू। यस और नो? यस। अगर मैं हाथ में चना लेके बंदर के सामने चना 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 करूं तो बंदर तो आके खाएगा ही ना। फिर मैं ये नहीं सोच सकता हूँ यार मेरे पास शेर क्यों नहीं आता है, क्योंकि शेर को जो चाहिए वो ओके। तो मैं बुलाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। बराबर। मेरे एक क्लाइंट हैं, रिटेलर हैं, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा होर्डिंग था। वो इधर नहीं है, उड़ीसा में है। वो बड़े होर्डिंग्स लगाते थे और वो होर्डिंग्स पे लिखते थे 10% फ्लैट डिस्काउंट। और इसके ऐसी होर्डिंग्स पे वो लोग लाखों खर्च करते थे। अब होता ये था कि उनके कुछ प्रोडक्ट बिक जाते थे, कुछ प्रोडक्ट नहीं बिकते थे। जब मैंने उनको बताया कि आपके ये प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, क्यों नहीं बिकते हैं, तो काउंटर वाले लोगों ने बताया, जो काउंटर पे सेल करता है ना, उसने बताया सर यहाँ लेने ही कोई नहीं आता ये प्रोडक्ट। तो मैंने ओनर को पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट बेचने के लिए आप क्या मार्केटिंग करते हो, ये प्रोडक्ट लेने के लिए कोई आए उसके लिए आप क्या मार्केटिंग करते हो? तो बोलते हैं मैं तो इतने लाख रुपए का मार्केटिंग करता हूँ।
तो मैं बोला हाँ पर वो मार्केटिंग में क्या करते हो? तो बोलते 10% फ्लैट। मतलब अब 10% फ्लैट अगर आप मार्केट करोगे तो बंदा कौन आएगा? वो आएगा जिसको 10% फ्लैट में डिस्काउंट में इंटरेस्ट है। जिसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है वो बंदा नहीं आएगा। करेक्ट और नो? यस राइट। तो वो तो 10% डिस्काउंट जिस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट चाहिए उसको लेके जाएगा। दैट मीन कि अगर आपको ये बेचना है और ये लेने के लिए ही कोई नहीं आ रहा है तो आपका सेल्स पर्सन परफॉर्म कैसे करेगा? ओके। करेक्ट है। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब ये खरीदने वाला जो बंदा है वो ये क्यों खरीद रहा है ये जानना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट के हिस्से कर दिए ना, वो हर एक हिस्से में कौन खरीद रहा है और कितना खरीद रहा है, ये दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट में मुझे बिजनेस करने में फायदा होगा। ठीक है। अब आपके जहां पे भी आपको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है ना, वही बिजनेस करना है, बाकी को बंद कर देना है। ओके। ये नहीं सोचना है कि अरे जितना मैंने माल रखा था उतना तो हो रहा है ना, तो फिर मैं बंद क्यों करूं। ये सोचते जाओगे तो आपने क्या बोला कि मर्सिडीज रखा है ना, मर्सिडीज के बाजू में एक हाथ गाड़ी रख दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हाथ गाड़ी का तो पैसा निकल ही रहा है ना। तो ऐसे सोचोगे तो मर्सिडीज वाला बंदा अंदर नहीं आएगा। तो या तो आप डिसाइड करो कि मर्सिडीज बेचना है, या तो आप डिसाइड करो मारुति बेचना है, या तो आप डिसाइड करो हाथ गाड़ी बेचना है। पर जो भी डिसाइड करो वो एक चीज को लेके बेचो। अगर बंदा सोच रहा है ब्रांडेड फ्रेम तो आपका नाम आना चाहिए। अगर बंदा सोच रहा है मिडिल क्लास वाला बंदा हूं, मेरे को अच्छी टिकाऊ सस्ती फ्रेम चाहिए, तो आपका नाम आना चाहिए। या बोल रहा है सस्ती फ्रेम चाहिए तो ये ब्रांड के पास जाओ। ये तीनों में से कोई एक चीज आपको बनना है, वरना लोग आपको पहचानेंगे नहीं, आपका कोई रीजन नहीं बनेगा, आप समझोगे नहीं क्लाइंट्स कैसे हैं, और आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ऐसे क्लाइंट्स कौन से एरिया में मुझे ज्यादा मिलेंगे, और वो एरिया में आपको शॉप खोलना चाहिए। हर जगह नहीं खोलना चाहिए जहाँ पे अवेलेबल है। क्या और कोई क्वेश्चन है? हाँ, आई थिंक हाँ। आपने वेबसाइट और ई कॉमर्स का भी एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ। तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए अभी ऑप्टिकल मार्केट में चीजें ऐसी हैं देवयांग भाई, एंड आप अग्री करोगे कि सारी ब्रांडेड फ्रेम की लुक अलाइक कॉपी भी मिलती है। यस 100%। करेक्ट है। और वो कॉपी जब भी मिलती है तो एक साधारण आदमी बता नहीं सकता है कि वो कॉपी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। 100% राइट। करेक्ट है। अभी ये जो मार्केट प्लेस है ना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, हो सकता है उसके ऊपर ओरिजिनल चीजें ना हो, और अगर आप ओरिजिनल चीजें रखते हो तो आप वो प्राइस को मैच नहीं कर पाओगे जो प्राइस में वहां पे ऑलरेडी चीजें हैं। दूसरी चीज, वो सब्जी मंडी वाला मार्केट है, यानी ये वो मार्केट है जहाँ पे लोगों को, जो मिडिल क्लास रेंज है या जो चीप रेंज है, वो लोग ऐसी चीजें वहां से खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। ओके। तो वहां पे आपकी जो चीप रेंज है, अगर वो चीजों को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट में डालना चाहते हो तो बिल्कुल डालिए। पर ओके। जो हाई एंड फ्रेम्स हैं, अगर आप वहां धंधा करना चाहते हो तो वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे नहीं जाना चाहिए। वो फ्रेम्स ओके। लेने वाला बंदा फ्रेम को पहन के देखना चाहेगा, फ्रेम को फिजिकली हाथ में पकड़ना चाहेगा, और फिर वो खर्च करेगा। तो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की जो वेबसाइट है वो ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए आपने रखी है, ठीक है। अभी वो वेबसाइट जो बेच नहीं सकती, वो वेबसाइट का होने का कोई मतलब नहीं है। ओके। और आज की डेट में तो और भी ज्यादा, क्योंकि आप किसके पास से माल लेते हो वो मुझे नहीं पता है, पर जो भी मैन्युफैक्चरर्स के पास से आप माल लेते हो, और ये जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, ये दिस इज गुड फॉर ऑल रिटेलर लिसनिंग टू दिस कॉल। आप एक रिटेलर हो, यानी आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का माल अपने दुकान में रखते हो, सो दैट लोग आपके दुकान में आके उसको खरीद के लेके जा सके। ये लॉकडाउन के वजह से हर इंसान जो इंटरनेट यूज नहीं करता था, वो इंटरनेट कैसे यूज करना है सीख रहा है। यस।
अगर लॉकडाउन के पहले मैंने बोला होता ना जूम कॉल पे हम लोग बात कर सकते हैं, तो शायद आपने मना कर दिया होता, अरे वो बहुत तकलीफ वाला काम है, कौन करेगा। बराबर। पर आज आपने जूम कॉल सीख लिया है। यस। ऐसे ही कस्टमर्स ऑनलाइन पे खरीदना सीख लेंगे। ओके। मैन्युफैक्चरर्स के पास से रिटेलर्स माल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि जो खरीदा हुआ है वो 1.5 महीने से बिका ही नहीं है। तो जब तक वो 1.5 महीने का माल बिकेगा नहीं, मैं मैन्युफैक्चरर को नया ऑर्डर नहीं देने वाला हूँ। करेक्ट है? राइट। ये मैन्युफैक्चरर जानता है। यस। और जो माल 1.5 महीने में बिक सकता है वो लॉकडाउन के बाद 1.5 महीने में नहीं बिकेगा, उसको बिकने को 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। अब 3-4 महीने तक मैन्युफैक्चरर क्या राह देखेगा कि रिटेलर मेरे पास ऑर्डर देगा फिर वो बेचेगा? नहीं, वो अपना खुद। मैन्युफैक्चरर अपने खुद का ऑनलाइन सेल्स करना शुरू करेगा। तो अगर आपको रेलेवेंट रहना है, अगर आपको फिर भी मार्केट में बने रहना है, तो आपको कस्टमर्स को खींच के अपने पास रखने आना चाहिए। और कस्टमर को खींच के अपने पास रखने का मतलब है आपको कम्युनिटी बनाने आना चाहिए। कम्युनिटी बनाने का मतलब ये है कि आपके पास लोग इसीलिए आएंगे क्योंकि वो लोग को लगता है कि आपको स्पेक्टिकल्स का, आई केयर का सबसे ज्यादा नॉलेज है, और वो नॉलेज आपको फ्री में बांटना है अपने वेबसाइट के थ्रू, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ये सब के थ्रू। अगर आपके पास 3,000-4,000 लोगों का कम्युनिटी है जो आप पे ट्रस्ट करता है, तो मैन्युफैक्चरर आपके थ्रू सेल करना चाहेगा। अगर आपके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है, अगर आपका कम्युनिटी नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर आपके लिए राह नहीं देखेगा। वो डायरेक्ट जाएगा और डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करेगा, और उसका सेल होगा भी, क्योंकि लोग अभी ये लॉकडाउन में इंटरनेट कैसे यूज करते हैं ये सीख रहे हैं। तो वेबसाइट इज नॉट अ ब्रांडिंग टूल एनीमोर, इट इज अ सेल्स टूल। उसको सेल्स एनेबल करने के लिए यूज करिए। कम्युनिटी बनाना अभी शुरू करिए, तो लॉकडाउन के बाद तक शायद कम्युनिटी बनना शुरू हो जाएगा। और कम्युनिटी बनाने के लिए आपको फ्री में इंफॉर्मेशन देनी है आई केयर के बारे में, स्पेक्टिकल्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, जिससे कि लोगों का आपके प्रति ट्रस्ट, विश्वास बढ़े। बहुत सारी चीजें बता दी मैंने दिव्यांग। ओके। और सर जो मैंने आपको बताया कि मैंने नया स्टोर ऑलरेडी परचेस करके रखा हुआ है और उसका एक्सपेंस ईएमआई भी चालू हो गया है अभी, तो अभी वहां पर वो स्टोर नया शुरू करूं। मेरा अभी यानी मेरा गोल है कि दशहरे तक मुझे उसको ओपन करना था, तो अभी वहां उसके ऊपर सोचूं कि नहीं सोचूं सर। अभी मेरे को एक बात बताओ, आपको धंधा कौन सा करना है? मर्सिडीज वाला करना है, मिडिल क्लास वाला करना है, या एकदम नीचे वाला साइकिल वाला करना है? कौन सा धंधा करना है? मर्सिडीज वाला। मर्सिडीज वाला धंधा करने के लिए वो शोरूम बराबर है? हाँ, कैसे मालूम? बिकॉज ऑफ वो एरिया और वो सब एनालिसिस किया हुआ है वहां पर, जो सराउंडिंग जो स्टोर्स है सब, मैंने वो पोस्ट एरिया में ही मैंने परचेस किया हुआ है वो चीज जो है। पॉश एरिया में मतलब कैसा? मतलब मेरे को बताओ क्या एनालिसिस किया? एनालिसिस मीन्स वहाँ के जो कस्टमर्स की बाइंग कैपेसिटी है वो जनरली हायर है। वहाँ पर सराउंडिंग में जो स्टोर्स ओपन हो रहे हैं नए जो भी है, वो एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट वाले ही स्टोर्स है सब। सो जैसे जैसे मैंने अगर ब्रांड की बात करें वहाँ पर, तो सीसीडी है, फिर काफी सारे ऐसे मीन्स यहाँ अलग मैं सीसीडी जानता इज हूँ नॉट सर। हाई वैल्यू। ओके फाइन। सीसीडी में अगर आप कहीं पे भी जाके देखो, सीसीडी के अंदर आपको ऐसे लोग दिखेंगे जिनके पास ऑफिस नहीं है, सीसीडी के अंदर मीटिंग्स होती है। मीटिंग करते हैं। एंड सर वो अभी डेवलप्ड एरिया है और ऑलमोस्ट अगर वहां से मार्केट कैटर करते हैं तो हम जो एंट्री लेवल के प्लेयर बोले जाते हैं ना, वो हो सकते हैं वहां पर। ऐसा मेरा थिंकिंग है वहां पर जो है, इसीलिए मैंने आपका देखिए, डिटेल किया हुआ है। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैं वहां अपना शोरूम लगाता। अगर मुझे मर्सिडीज वाला धंधा करना है जहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश
हाई टिकट आइटम्स के शोरूम हैं। ओके। और मैं इवेल्युएट कैसे करता पता है? मैं वहां हाँ। जाता और वहां जाके वो शोरूम के अंदर देखता अलग अलग दिन के टाइम पे कि वो शोरूम में कितने फुटफॉल नॉर्मली हो रहे हैं। अगर मैं देखता कि वहां पे फुटफॉल ज्यादा है और सब बड़े बड़े टिकट आइटम्स के चीज वहां पे बिक रहे हैं, तो मैं वहां जाके शोरूम रखता। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि मेरे में इतनी अक्ल नहीं है कि मैं किसी नई जगह पे जाऊं और ओके। वहां पे मैं एस्टिमेट कर पाऊं कि फ्यूचर में आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 साल में ये शोरूम और ये जगह ऐसा हो जाएगा। अगर ओके। नहीं हुआ तो? बराबर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत शानदार मॉल्स खड़े हुए और कुछ नहीं हुआ उधर। ओके। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं क्यों कुछ नहीं हुआ। अब वो सारे कारण को एक छोटा व्यापारी समझने के लिए हमारे पास ना इतना रिसर्च पावर है, ना हमारे पास इतना वक्त है, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम उतना रोक पाए। बॉम्बे के अंदर एक डेवलपर है, रियल एस्टेट डेवलपर, हीरा नंदानी बोलते हैं उसको, आपने सुना होगा। हाँ, नाम सुना है। हीरा नंदानी हमेशा जाके जंगल वाले एरिया में जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है। पर वो जब बनाता है वहां पे उसके पास उतनी कैपेसिटी है कि वो 10 साल 20 साल तक वो एरिया में बिना कुछ बिके वो जिंदा रह पाए। ओके। आपके पास उतनी कैपेसिटी है तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उतनी कैपेसिटी नहीं है तो मैं फिजूल का रिस्क नहीं लूंगा। मैं तो वो एरिया में जाऊंगा जहाँ पे ऑलरेडी हाई टिकट वाले आइटम बिक रहे हैं और फुटफॉल भी मैंने खुद ने देखा है। सुबह जाके, दोपहर जाके, शाम को जाके, मंडे जाके, वेनसडे जाके, सैटरडे जाके, और वो एरिया में मैंने हर टाइम फुटफॉल देखा है। वहां पे मैंने हर बार देखा है लोग कैसी गाड़ियों में आते हैं। वहां पे हर बार मैंने देखा है कि ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे बिल अगर खाओ तो कितना हो जाता है। मैं वो एरिया में जाके शोरूम डालता, क्योंकि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पहले 10 शोरूम जो मेरे हैं वो इतना माल बना के दे मुझे कि 11वें शोरूम में मैं रिस्क ले सकूं। ओके। ठीक है। हाँ। और सर मैंने एक क्वेश्चन करा था कि ऑलरेडी मैंने एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल रेडी किया हुआ है जो एक बजट सेगमेंट में होता है, यानी इट मींस के ऑलमोस्ट 15-16 lakhs में पूरा स्टोर रेडी हो जाए वैसा, विद फर्नीचर एंड एवरीथिंग विद गुड्स। तो वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लॉन्च करना चाहिए अलग नाम से कि नहीं करना चाहिए? अगर वो अलग सेगमेंट है तो करना चाहिए, पर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल में मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा लो प्रोडक्ट मार्जिन की फ्रेंचाइज करना। ओके। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो लो मार्जिन प्रोडक्ट में आप कमा रहे हो 2 रुपए। अब वो 2 रुपए में से फ्रेंचाइज आपको क्या देगा और खुद के पास क्या रखेगा? तो अगर वो कमा नहीं पाया तो शुरू तो हो जाएगा, कल वो फिर से बंद कर देगा। और जब तक वो बंद नहीं करेगा तब तक मेहनत तो जाएगी। तो अनलेस आपके पास मार्जिन अवेलेबल है फ्रेंचाइज यानी एक दूसरे बिजनेस को देने के लिए, तब तक वो प्रोडक्ट जब तक वैसा नहीं है तब तक मैं वो फ्रेंचाइज में मैं नहीं जाऊंगा। आई एम श्योर आपने कैलकुलेशंस किए हैं आपके, तो वो आप देखिए। अगर है आपके पास मार्जिन के आप एक आपका बिजनेस और आपके फ्रेंचाइज का बिजनेस, दोनों का बिजनेस उस पर सांस ले सके, देन यू शुड गो फॉर फ्रेंचाइज ऑफ दैट प्रोडक्ट, अदरवाइज यू शुड नॉट। ओके, फाइन सर, श्योर। एंड सर अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से, जैसे आपने बताया कि आने वाले दिनों में बिजनेस में फर्क पड़ने वाला ही है उतना, वो कब तक और कहाँ तक चलेगा मालूम नहीं है। मे बी शायद काउंटर्स जो है वो 20-30% डाउन जाएंगे भी, या डिपेंड्स ऑन करंट सिचुएशन के ऊपर है वो, जो भी है वो। तो वो कंडीशन में अगर हमारे पास स्टाफ ज्यादा है तो क्या करना चाहिए सर? पहले तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि स्टाफ ज्यादा है या आप बोल कैसे रहे हो। ओके। क्योंकि स्टाफ ज्यादा है या कम है डिपेंड्स ऑन कितना वॉल्यूम बिजनेस का जनरेट हो रहा है। करेक्ट है। हम्म। अब कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है डिपेंड्स ऑन आप क्या बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, और उसके लिए मार्केटिंग क्या कर रहे हो। ओके। तो जब तक ये 3 चीज मालूम नहीं है, आपको वॉल्यूम मालूम नहीं है, आपको वॉल्यूम मालूम नहीं है, तो आपको कैसे मालूम है कि स्टाफ ज्यादा है या कम है? देखिए दिव्यांग, मैं एक बात बोल रहा हूँ, और ये अगेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल लिसनिंग टू दिस कॉल। अब तक हिंदुस्तान में धंधा कैसे हुआ मालूम है?
ये सोचो कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा तालाब है, वो तालाब में पत्थर कहीं पे भी फेंको, पत्थर तो गीला होना ही है। आज तक धंधा छोटे व्यापारियों ने इसी तरीके से किया है, चाहे कैसे भी अनशन कैसे भी धंधा करो, अंदाजे से, गट फील से धंधा चल ही जाता है। पर अब आफ्टर कोविड-19 बिना सोचे समझे धंधा करेंगे तो ये नहीं चलने वाला है। जो एनालिटिक्स चाहिए, जो दिमाग लगाना है कि कैसे मैं अराइव करूं, मुझे कितने लोग चाहिए, कैसे मैं मेरा वॉल्यूम ऑफ फुटफॉल बढ़ाऊं, क्योंकि ऑटोमेटिक आफ्टर कोविड-19 ऑटोमेटिक धंधा चालू किया और कस्टमर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दिव्यांग कि आप एक साइंटिफिक तरीके से अपने बिजनेस को डिजाइन कीजिए, और उसके बाद ये आंसर्स का आपको जवाब, एग्जैक्ट जवाब मिलेगा। अभी जो मैंने आपको बताया ये मैंने थियोरी बताई आपको, पर ये थियोरी को आपके धंधे में लागू कैसे करना है ना, वो मैं इतने छोटे कॉल में आपको नहीं बता पाऊंगा। ओके। पर ऑल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, आपका प्रोडक्ट क्यों बिकना चाहिए ना, इसका आंसर आपके पास अभी भी नहीं है। और अगर आप बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट इसलिए बिकना चाहिए क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी का रखता हूं, तो आपके सब कॉम्पिटिटर्स अच्छी क्वालिटी का ही रखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं बोलता है मैं बेकार क्वालिटी का रखता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं बोलता है मैं बेकार सर्विस बराबर करता है। हूँ। तो आप में और आपके कंपटीशन में अगर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, आप भी वड़ा पाव बेच रहे हो, वो भी वड़ा पाव बेच रहा है, आप भी बर्गर बेच रहे हो, वो भी बर्गर बेच रहा है, तो जब भी मैं पूछूंगा कि सूरत के अंदर अगर मेरे को 2,500 का फ्रेम लेना है तो कहाँ जाऊं, कुछ भी नाम आएगा, आपका नाम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर कुछ भी नाम आएगा तो आप सरवाइव कर पाओगे उतने टफ कंपटीशन में आफ्टर कोविड-19 इज वेरी डिफिकल्ट। दिव्यांग, आई वुड सजेस्ट आप ये सारी चीजों पे सोचिए। मैं आप मेरे ग्रुप में हो नहीं हो मुझे नहीं मालूम है। नहीं, कोविड-19 वाले ग्रुप में हूँ सर मैं। ओके, वंडरफुल। तो कोविड-19 वाले ग्रुप में रहिए, कोई क्वेश्चंस है तो वहां पे पूछिए। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमने अभी बात की है, इसको लागू करने की कोशिश कीजिए। वहां पे आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे बुरे, वो शेयर कीजिए। और दूसरे के एक्सपीरियंसेस, जो दूसरों के साथ मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, वो भी पूरे पूरे सुनिए, क्योंकि पूरे पूरे सुनोगे तो उसमें से कोई पॉइंट ऐसा निकलेगा जो आपको मदद आ जाएगा। और अपने धंधे को साइंटिफिकली सोच के फिर आगे कदम रखिए। अंधाधुंधी कदम रखने से धंधा नहीं चलने वाला। पैसा डाल दिया, धंधा चल जाएगा, वो दिन चले गए। अब अगर ठीक से नहीं सोचा है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। या थैंक यू वेरी मच दिव्यांग, कीप हेल्दी, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छा नॉलेज शेयरिंग किया। इट मींस अभी मुझे इम्प्लीमेंट करना है जो भी है वो, और हर एक जो भी है स्टेप वो काफी सोच समझ के लेना है ड्यू टू करंट सिनेरियो। और काफी सारी मेरी जो माइंड सेट है वो क्लियर हो चुका है कि मैं कहाँ गलत था कहाँ सही था, लेकिन अभी जो भी है उसका इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट, उसके ऊपर मुझे फोकस करके काम करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर सर। घाटे में मुनाफे वाला काम नहीं करना, क्योंकि कुछ शुरू कर दिया है तो अब पूरा ही कर देते हैं, अभी इतना तो हो गया है, ऐसा नहीं करना। जितना घाटा बचा सकते हो वो बचाना। श्योर सर। ओके, ओके, चलो बाय, थैंक यू गुड सो नाइट, मच। गुड इवनिंग, बाय बाय। बाय।